हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीटेट सितंबर 2014 के प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में ईबीएस की पेडागोजी के 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ईबीएस संक्षेपण खालिस्तान अर्थ में प्रयुक्त होता है। यहाँ पे आपसे ईबीएस का फुल फॉर्म पूछा गया है, जो कि होता है ऑप्शन नंबर 4, इन्वायरमेंटल स्टडीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे प्राइमरी लेवल पे जो ईबीएस की टीचिंग है उसका कौन सा एम नहीं है, यह पूछा गया है। तो जहाँ पर भी नहीं है पूछा जाता है उस क्वेश्चन को थोड़े से ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता होती है, नहीं तो एक नंबर आप आसानी से मिस कर सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है, कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना। सही बात है, जो क्लास में टीचिंग होती है या जो लर्निंग बच्चे करते हैं उसको वास्तविक जीवन से जोड़ा जाता है, ये चीज़ सही है। ऑप्शन नंबर 2 है, शिक्षक कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें। ये बात देखिए गलत है। ज़रूरी नहीं है कि आप क्लास में एकदम स्ट्रिक्ट अनुशासन हो, डिसिप्लिन हो। इससे बच्चे डरते हैं और जो एक्सप्रेस करना होता है उन्हें अपने मन की बातों को वो टीचर के सामने या क्लास में नहीं रख पाते हैं उस कठोर डिसिप्लिन के कारण। इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन गलत होगा। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 है इसका करेक्ट आंसर। बाकी दोनों ऑप्शन आप देखें, ये दोनों पॉजिटिव चीज़ें हैं। जैसे ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करें। देखो, क्वेश्चन पूछने के लिए हमेशा ही बच्चों को मोटिवेट किया जाता है कि भाई आप क्वेश्चन पूछिए, क्लास में अपने डाउट क्लियर कीजिए। ऑप्शन नंबर 4, बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। ये बात भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार के प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है। आंचल जो है वो अपनी क्लास में गहन जांच पड़ताल वाली क्वेश्चन कर रही है। इन क्वेश्चन का एम पूछा जा रहा है आपसे। तो ऑप्शन है अवलोकन कौशलों में। अवलोकन कौशल होते हैं ऑब्जर्वेशन स्किल्स, जिनमें क्या होता है कि कोई व्यवहार का या किसी प्रक्रिया को ऑब्जर्व किया जाता है। संवेगात्मक कौशल होते हैं इमोशन से संबंधित, जैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, उनको समय पर प्रदर्शित करना, वो संवेगात्मक कौशलों के अंतर्गत आते हैं। और चिंतन कौशल होते हैं जो सोचने से संबंधित होते हैं, चिंतन किया जाता है, जिनमें थिंकिंग पावर होती है जिनमें। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, चिंतन कौशल, क्योंकि कल्पना चिंतन से ही संबंधित है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। नलिनी क्लास 3 में एक टॉपिक है हमारे दोस्त पक्षी, इस टॉपिक को पढ़ाती है और वो पढ़ाते समय नीचे जो 3 स्टेप्स दिए गए हैं इनको फॉलो करती है। अब आपसे ये पूछा जाएगा इस क्वेश्चन में कि भाई ये स्टेप्स क्यों फॉलो किए जा रहे हैं। तो ये स्टेप्स देखिए आप। पहला स्टेप दिया है पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना। दूसरा है विभिन्न पक्षियों की तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना। और तीसरा स्टेप दिया गया है विद्यार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। नलिनी किस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है। मतलब नलिनी ने जो 3 स्टेप्स उस पार्ट को पढ़ाने के दौरान अपनाए हैं, उनका एम क्या है उन चीज़ों को अपनाने का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं, अपनी पाठ्य योजना का पालन करना। ऑप्शन नंबर 2, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। दूसरे शिक्षकों और अभिभावकों को प्रभावित करना। शिक्षार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना। तो पहला ऑप्शन जो है पाठ्य योजना का पालन करना, ये देखिए इसलिए सही नहीं है कि
देखिए आप स्टेप्स जो देखिए उनमें देखिए पहले स्टेप्स में दिए गए है आधारित वृत्त चित्र दिखाना। यहाँ पे आपने चित्र दिखा दिया, फिर दूसरे में आप चार्ट दिखा रहे हैं, फिर संक्षेप में उनका वर्णन कर रहे हैं। तो इतनी सारी स्टेप्स एक ही चीज़ को लेके फॉलो नहीं करेंगे वो अपने लेसन प्लान में। और ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है उसमें उन्होंने इस बात को बताया था कि भाई आपकी क्लास में अलग अलग बुद्धि वाले छात्र होते हैं और सभी लोग बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ज़रूरी है कि आप एक ही चीज़ को अलग अलग तरीक़ों से प्रदर्शित करें। जैसे इनको किसी बच्चों को पार्क में ले जाके समझाया जाएगा, किसी को चित्र के माध्यम से समझ में आ जाएगा। मतलब हर एक बच्चे की अलग अलग नीड होती है और समझने की शक्ति होती है। तो कोई चार्ट से समझ जाएगा, कोई पार्क में जाके समझ जाएगा, तो कोई तस्वीर देख के समझ जाएगा। इसलिए ये वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी? खेल जो हम खेलते हैं इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए टीचर कौन सी जो विधि है वो अपनाए इन चारों में से? नंबर 1 दी है शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना। ऑप्शन नंबर 2 विभिन्न खेलों में खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना। ऑप्शन नंबर 3 विद्यार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना। देखो याद करने के लिए ये चीज़ें वैसे ही गलत हो जाती हैं। ये ऑप्शन देखते ही आप इसको हटा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 दिया है शिक्षार्थियों को टेलीविज़न पर खेल संबंधी कार्यक्रमों को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य बनाने के लिए कहना। अब यहाँ पे आपको बाकी ऑप्शंस लगभग सही लग रहे होंगे, लेकिन आपको बेस्ट चारों ऑप्शंस में से बेस्ट को चुनना होता है। लगते तो सभी ठीक हैं। तो यहाँ पे आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 1। और उसका रीज़न ये है कि जब आप बच्चों को खेल के मैदान में ले जाके अलग अलग दिन अलग अलग खेल उनको खिलाएंगे तो वो रियल में एक्सपीरियंस करेंगे उन गेम्स को। जितना वो उनको देख के या कोई और उनको बताएगा या टीवी से देख के वो उतना उन गेम्स के बारे में नहीं सीख पाएंगे जितना आप उनको गेम्स के ग्राउंड में ले जाके अलग अलग दिन पे अलग अलग गेम सिखा पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है? असेसमेंट 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है समेटिव असेसमेंट जिसे कहते हैं संकलनात्मक मूल्यांकन, और एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसे कहते हैं रूपात्मक मूल्यांकन या आकलन। तो यहाँ पे रूपात्मक आकलन का काम पूछा जा रहा है आपसे कि भाई कौन सा ऐसा कार्य है जो उसमें नहीं होता है। पहला है पार्ट में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना। तो यहाँ पे दोबारा देखिए आपसे नहीं है पूछा गया है, तो जिस क्वेश्चन में भी नहीं है पूछा जाता है उस क्वेश्चन को बड़ा ही ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है, जैसा कि मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन जो है दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करने और अपने अवलोकन को दर्ज करना और दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हांकन वाले आरेख बनाना। और ऑप्शन नंबर 4 है जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे कि ऊपर के जो तीनों ऑप्शन हैं 1 2 3 उनमें कुछ ना कुछ दिया गया है। जैसे इसमें दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली, और इसमें दिया गया है कि प्रयोगात्मक क्रियाकलापों, और इसमें दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हांकन वाले। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 4 है वो एकदम टॉपिक से हट के चीज़ है और बोला जा रहा है कि जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो असेसमेंट फॉर लर्निंग के अंतर्गत आता है और शिक्षण के दौरान सीखने की बात करता है। तो जो टॉपिक ऊपर के जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं उनमें चीज़ें पहले से ही दी गई हैं और की जा रही हैं। जैसे कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसी में से संबंधित कुछ क्रियाकलाप करवाया जा रहा है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 4 है जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना, ये एकदम टॉपिक से हट के दिया गया है और अलग से दिया गया है। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत नहीं आता, ये समेटिव असेसमेंट में आ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। जीव जंतुओं पर आधारित
पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षाविदों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह खालिस्तान में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। जीव जंतुओं पर आधारित एक पाठ है, वो कक्षा 4 की कोई टीचर शीतल हैं, उन्होंने उस पाठ को पढ़ाया और पाठ को पढ़ाने के बाद उन्होंने भ्रमण की योजना बनाई। तो ये जो भ्रमण पे वो लोग जा रहे हैं, ये शिक्षार्थियों की किस तरह से मदद करेगा। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, जीव जंतुओं संरक्षण के कौशलों के विकास में, दैनिक समय सारणी की चर्चा में बदलाव, कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में, या जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए इसके प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए। तो क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है पर्यावरण में, एक सिंपल सी थ्योरी है कि भाई उसको जितना ज़्यादा आप वास्तविक जीवन से जोड़ के पढ़ाएंगे वो उतना ज़्यादा सार्थक होगा। तो यहाँ पे करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए उनको भ्रमण पे ले जाया गया है, ताकि जो बच्चों ने पाठ में पढ़ा है वो अपने रियल लाइफ से भी कनेक्ट कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। उन्हें श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देने चाहिए। विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना चाहिए। या ऑप्शन नंबर 4, शिक्षार्थियों को कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफ़िन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। क्लास 5 की टीचर शालिनी कक्षा में न्यूट्रिशन टॉपिक को पढ़ा रही हैं और इन 4 स्टेप्स में से आपको बेस्ट चुनना है कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी होगी जो बेहतर तरीके से बच्चों को न्यूट्रिशन के बारे में समझ बनाने में मदद कर पाए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफ़िन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। क्योंकि जो बच्चे हैं वो अपने टिफ़िन बॉक्स में जो लंच लेके आते हैं, उन लंच में जो एलिमेंट यूज़ किए गए हैं उनका अवलोकन करवाया जाएगा और उसके बाद टीचर उन एलिमेंट्स में से जो न्यूट्रिशन वाले एलिमेंट होंगे उनको बच्चों को बताएंगी और बच्चों को अधिक अच्छे से समझ आ पाएगा, क्योंकि वो उनके लंच बॉक्स से संबंधित खाने से ही बात की जाएगी। उनको कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ अलग से कुछ ऐसे खाने का नाम लिया जा रहा है जो हमने कभी नहीं देखा है। इस कारण से ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसीम को यह सिखाया जाता है कि प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों जो क्रम में नहीं दिए गए हैं का अनुपालन करें। अब ये जो 4 स्टेप्स दिए गए हैं क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करते समय, इनका सीक्वेंस क्या होगा ये हमें बताना है। तो ये देखिए आप, पहला स्टेप दिया गया है वो है प्रश्न लिखना, फिर है रूपरेखा डिज़ाइन तैयार करना, प्रश्न पत्र का संपादन करना या ब्लूप्रिंट तैयार करना। तो यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा कि सबसे पहले कोई क्वेश्चन पेपर अगर आप बना रहे हैं तो सबसे पहले आप उसका डिज़ाइन बनाएंगे, फॉर्मेट बनाएंगे, रूपरेखा मतलब ऑप्शन नंबर मतलब ये जो स्टेप नंबर 2 है ये सबसे पहले आएगा। और इसके बाद आप क्या करेंगे कि आप ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे कि भाई ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन कितने होंगे, रिटर्न कितने होंगे, शॉर्ट आंसर कितने होंगे, लॉन्ग आंसर कितने होंगे, ये आप इसके बाद डिसाइड करेंगे, ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। और इसके बाद आप क्या करेंगे कि प्रश्नों को लिखेंगे जो फॉर्मेट आपने बनाया था उसमें, और उसके बाद आप संपादन करेंगे। तो सबसे पहले 2, उसके बाद 4, देन 1, देन 3। तो ये वाला कौन से ऑप्शंस में दिया गया है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये वाला स्टेप दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। हरप्रीत एक टीचर हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट कर रही हैं कि भाई कोई व्यक्ति इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन के लिए
बेस्ट तरीके से कैसे अपना योगदान दे सकता है जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो। तो पहला ऑप्शन दिया गया है आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना, कार स्कूटर आदि से व्यक्तिगत वाहन ना रखें। ये ऑप्शन तो देखो हट जाएगा, ये कोई नहीं बोलेगा कि भाई आप कार स्कूटर ना रखें। ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। नंबर 3 दिया है घर से बाहर अक्सर आने जाने से बचना। ये भी नहीं बोला जाएगा किसी के द्वारा कि भाई आप घर से आए जाएं ना, ताकि पर्यावरण को नुकसान ना हो। चौथा ऑप्शन दिया है अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जांच। ये हो सकता है लेकिन है नहीं। यहाँ पे करेक्ट आंसर है नंबर 1, क्योंकि फोर्थ वाला जो ऑप्शन है उसमें व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जांच दी गई है। जांच तो होगी लेकिन फिर भी प्रदूषण तो फिर भी फैलेगा, लोग वाहन तो चलाएंगे। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 जो है आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग, इससे क्या होगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए 10 लोग थे वो अपनी अपनी गाड़ियाँ लेके जा रहे थे, तो वो कितना प्रदूषण उससे फैलेगा उनके वाहनों से, जबकि वहीं 10 लोग एक बस में ट्रैवल करें या ट्रेन में ट्रैवल करें। तो इस कारण से ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 5 के विद्यार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका है। क्लास 5 के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें आपको क्यूरोसिटी जागृत करना है, अराउज करना है, तो उसके लिए सबसे इफ़ेक्टिव तरीका कौन सा हो सकता है? अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना, लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना, अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना, या गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना। अब अगर आपको उन्हें अंदर से कल्पनात्मक बनाना है, क्रिएटिव बनाना है, बच्चों को इमेजिनेटिव बनाना है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, उनसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें वो सोचने के लिए मजबूर होंगे। इससे उनके अंदर जिज्ञासा जागृत होगी। आप उनको कोई पहेली या कुछ इस तरीके के प्रश्न दें कि वो सोचते रहें, सोचेंगे कि भाई इसका आंसर क्या होगा या ये कैसे हो रहा है। इससे उनके अंदर जिज्ञासा जागृत होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, यदि 1 महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य बताइए। अब एक कंडीशन दी गई है यहाँ पे कि 1 महीने मान लीजिए बिजली हमारे जीवन में ना हो, तो इस क्वेश्चन को पूछने का एम पूछा गया है समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों की संवेदनशीलता बनाना। देखिए ऊपर जो अभी जस्ट क्वेश्चन डिस्कस किया है, सेम वही कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है, और आंसर इसका भी ऑप्शन नंबर 3 है कि शिक्षार्थियों के कल्पना परक या चिंतन परक कौशलों का विकास करना। क्योंकि जब बच्चों को आप बोल रहे हैं कि इमेजिन करिए 1 महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन कैसे हो, किस प्रकार प्रभावित होगा, तो यहाँ पे भी बच्चों की जो इमेजिनेटिव और थिंकिंग स्किल हैं वो डेवलप होंगी, क्योंकि वो सोचने के लिए मजबूर होंगे, सोचेंगे कि भाई कैसे होगा, चीज़ें कैसे होंगी, सोचने के लिए मजबूर होंगे। इसलिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। जब भी सोचने के लिए ऐसी कंडीशन दी जाए, वहाँ पे कल्पना परक कौशल और चिंतन परक कौशल का ही विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। कक्षा 5 की ईवीएस की बुक में एक टॉपिक है सर्वेक्षण और लेखन। इसका एम पूछा गया है, इस लेसन को बुक में शामिल करने का एम पूछा जा रहा है। विद्यार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें, विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना, या ऑप्शन नंबर 4 शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशलों में सुधार करना। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 2, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। सर्वेक्षण मतलब होता है सर्वे करना, तो बच्चों को ऐसे अवसर अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी टीचर्स के द्वारा, ताकि वो कुछ चीज़ों को खोज के लाएं और उनसे कुछ सीखें। ये इस टॉपिक को बुक में देने का एम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। अब ये स्टेप्स दिए गए हैं, इनको गुंजन के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। पहला देखिए, प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें।
वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना, शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना। अब पूछा जा रहा है कि वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ऊपर दी गई गतिविधियों में कौन सी सबसे कम प्रभावी होगी। सबसे कम प्रभावी पूछा गया है आपसे, ध्यान से देखिए इसको। सबसे कम प्रभावी मतलब कि जो 4 ऊपर स्टेप्स दिए गए हैं उनमें से सबसे लेस इफ़ेक्टिव कौन सा है, जो क्या कर पाए, वृक्ष संरक्षण की अवधारणा को शिक्षार्थियों को संवेदनशील बना पाए, उस संबंध में संवेदनशील बना पाए। तो जो लास्ट वाला जो है, शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना, इस चीज़ से बच्चे कैसे संवेदनशील बनेंगे वृक्षों के प्रति। बाकी ऑप्शंस तो ऐसे हैं कि जिनसे उनको वृक्ष संरक्षण के लिए प्रोत्साहित होंगे, वो वैसे भी प्रोत्साहित होंगे कि भाई उनको उनकी इम्पोर्टेंस पता होगी, पेड़ों की इम्पोर्टेंस पता चलेगी। बाकी जो पोस्टर वगैरह निर्माण करने की प्रक्रिया दी गई है या वाद विवाद प्रतियोगिता दी गई है। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 ही एकमात्र ऑप्शन ऐसा है जिसमें उनको कुछ भी इम्पोर्टेंस उसकी दिख नहीं रही, जिसमें पेड़ों की इम्पोर्टेंस बताई जा रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए पाठ पढ़ाने के बाद, शीला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रशासित करती है। उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए। इसका प्रमुख कारण हो सकता है, कक्षा 5 के जो शिक्षार्थी हैं उनको यहाँ पे अगेन एक कंडीशन है कि यदि यह समाप्त हो जाए पाठ पढ़ाया गया शीला के द्वारा, अब इस टॉपिक में बच्चे कुछ समझ नहीं पाए या उनकी अवधारणा को विकसित नहीं कर पाए हैं, तो इसका कारण पूछा गया है आपसे कि कारण क्या है। उसने ऑप्शन नंबर 1 देखिए, उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था। ऑप्शन नंबर 2 है, शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था। ऑप्शन नंबर 3, यह प्रकरण पाठ्यपुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं था। ऑप्शन नंबर 4, शिक्षार्थियों को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा। तो बच्चे कॉन्सेप्ट को डेवलप नहीं कर पाए। इसका सही कारण यह है कि भाई टीचर ने जो पढ़ाया है उसके लिए हो सकता है सही विधि का इस्तेमाल नहीं किया हो, इस कारण से बच्चे अवधारणा नहीं समझ पाए उसकी। तो यहाँ पे हमारे जो 15 ईवीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो पूरे हुए। इन क्वेश्चंस का या इस पेपर का अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, उसमें आपको ये पेपर पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।